हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई बहनों दोस्तों। मे 26 अटेम्प्ट के लिए स्पेशली ये वीडियोस होंगी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी बोलने की शैली से आपको लगेगा कि थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी ये लेक्चर्स कंप्लीट होंगे आप देखोगे बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। शुरुआत में ही 2 मिनट लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चैप्टर जो मैं कराने वाला हूँ इस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा। ये जो लेक्चर आज का है जो आप देख रहे हो, इस लेक्चर में सबसे पहले तो पूरा ऑडिट का चैप्टर 1 कंप्लीट है। इसके बाहर कुछ एग्जाम में नहीं आता है। और मैं एक एक बात लिख के चलूं तो इस चैप्टर का जो वेटेज है साथियों, वो लगभग 8 नंबर का एग्जाम में आएगा। अब ये 8 मार्क्स आपको कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो सबसे पहले ये लेक्चर आपको करना है। इसके बाद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक को कवर करने वाले क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने की जरूरत है। ये नहीं कि एक ही टाइप का, एक ही तरीके का, एक ही टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चंस करके बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा और आपके पास लिमिटेड टाइम है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए लेक्चर है। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं लाइव करूं, उससे इंटरेक्शन बढ़ता है, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। आपको वेटिंग का टाइम होता, आपका इंतजार मैं करता, कमेंट्स पढ़ता, बहुत सारी बातें हैं। इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए मैं ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को बचा करके सबसे इफेक्टिव तरीके से आप रिवाइज कर सको, इसके लिए। अब मैं बिल्कुल कोई बात नहीं करूंगा, सीधे आता हूं टॉपिक पे। देखो साथियों, आज मैं शुरू करने वाला हूं चैप्टर 1। बाकी की बातें अगर आपको मुझसे पूछनी होगी तो मैसेज कर लेना कि मैं सारा कुछ बता दूंगा। पहले चैप्टर का नाम क्या है मैं लिखता चलूंगा और आप भी अपने नोट्स में या पतली सी कॉपी बना लो जिसमें स्क्रिबल करते रहो। जब 1.5 डे आएगा तो यही आपको काम आने वाला। ओके, चैप्टर 1 आप भी मेरे साथ साथ लिखना और माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करना। ओके, चैप्टर 1 का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अब एक बात ध्यान रखना कि जो स्क्रबल मैं करते हुए यहाँ आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप भी ये करते रहोगे तो इंगेज्ड रहोगे और चीजें याद हो जाएंगी और लास्ट डे रिवीजन में काम आ जाएगी। आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस क्वेश्चन 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 वाइज पढ़ाई करना। ओके, देखो बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं सारे टॉपिक का यहाँ पे समराइज नहीं कर रहा हूँ। हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं आपको अपनी हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा जो कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करूंगा। देखो, अगर मैं बात करूं, शुरुआत से समझता हूं कि मैं मानता हूं कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और आपने पूरा डिटेल में पढ़ाई नहीं किया, या आप सिर्फ एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो कि सर ऑडिट बिल्कुल नहीं पढ़ पाया लेकिन पेपर देना है तो जस्ट देख लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी ये वीडियो रेफर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। हाँ, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इतना है कि वो एग्जाम में कोशिश जरूर कर पाएंगे इन वीडियोस को देख करके। बिल्कुल नील बटे सन्नाटा नहीं रहने वाला। ठीक है साथियों, ध्यान से सुनो। अगर ये मैनेजमेंट है, कौन लोग बैठे हैं? मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं। अब मुझे बताना, ये जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, इनका काम क्या है? सर मैनेजमेंट के लोग ना, मैनेजमेंट के लोग सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सर ये ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये रिपोर्ट देते हैं। या राइट, यहाँ ऑडिट की कोई बात नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना, प्रिपेयर करना और उसकी रिपोर्टिंग करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? सर ये जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है। आपको थोड़ा सा धीमे लगेगा,
पर चिंता मत करना, जब एंड होगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कम टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट है। रिपोर्ट देना, लेकिन सवाल वही बनता है ना कि क्या ये जो रिपोर्ट है, क्या इस रिपोर्ट को, क्या ये रिपोर्ट रिलायबल है? सर, आप सोच के देखो ना, मैनेजमेंट ने जो काम किया है, ये रिपोर्ट बनाया है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिलायबल है? ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। इस पे कैसे भरोसा करूं? तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी, अब इसके लिए क्या करना है? सर, इसके लिए ना एक स्पेशल पर्सन के पास जाएंगे हम लोग। सर, स्पेशल पर्सन कौन है, जरा बताओ ना मुझे। वही स्पेशल पर्सन आप बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मतलब ऑडिटर। यहीं पर काम आएगा ऑडिटर का। ऑडिटर करेगा क्या? ऑडिटर इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट करेगा, राइट? और ऑडिट करके वो बताएगा, वो बताएगा, क्या बताएगा? कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है या नहीं। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट करके वो अपना ओपिनियन देता है, यस और नो? हाँ, मतलब ऑडिट करने के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं, इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, यस? हाँ सर, इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे भाई, कॉन्फिडेंस ही तो होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, पर भरोसा मैनेजमेंट पे नहीं करना, भरोसा ऑडिटर पे करना है। इसीलिए इसके लिए ऑडिटर के पास जाते हैं, ऑडिटर ऑडिट करता है, अपना ओपिनियन देता है कि ये अच्छा है, बुरा है, सही है, नहीं है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी की। डन? इतनी बात हमें समझ में तो आती है। अब सर एक बात बताओ, ये जो ऑडिट हमने किया रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस यूजर का इनहैंस करने के लिए, अब मुझे बताओ, इसने, ऑडिटर ने क्या किया था, जरा बताओ मुझे। सर, ऑडिटर ने ऑडिट किया था, वर्क का नाम क्या है? ऑडिट, और वही आपका सब्जेक्ट है। ओके, अब मुझे बताओ कि ये जो ऑडिट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है साथियों? इस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको दिख रहा है? सेकेंड, इस ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले मेरा सवाल ये है, ओके, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके लिए आप क्या पढ़ते हो? एस ए 200, एस ए 200 पढ़ते हो। अब करना क्या है, इससे पहले आपके दिमाग में आएगा सर मीनिंग क्या है, ये सब बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे 200 साथियों, ये कहता है कि दो ऑब्जेक्टिव हैं। कौन से दो ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिट के? दो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, ध्यान से सुनो। पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा सर, अभी यहाँ पर छोटी छोटी बातें आपको समझ में आएंगी कि सर रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है, समझाऊंगा। पहले आप ध्यान से सुनो। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, बट फॉर व्हाट? ये रीजनेबल एश्योरेंस किस लिए लिया जा रहा है? मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस रीजनेबल एश्योरेंस की? रीजनेबल एश्योरेंस किस बात का? इस बात का कि दैट द financial statement as a whole are free from material misstatement। मैंने यहाँ पर लिखा है FFMM, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब फ्री है,
मतलब साफ सुथरा है। किस चीज से? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से। मिस स्टेटमेंट ये कह लो, कुछ भी गंदा गड़बड़ सड़बड़ नहीं है। बाकी इसका डिटेल मीनिंग धीरे धीरे अभी आपको समझ में आएगा। ओके। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ये तो बताएंगे, साथ क्या करेंगे? सर, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, और हम करेंगे रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट बना के देंगे। अच्छा। अच्छा, रिपोर्ट बनाएंगे और इस रिपोर्ट को क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। सर, रिपोर्ट को कम्युनिकेट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन ये बताओ, ओपिनियन की रिपोर्टिंग हम करेंगे कैसे? ऐसे करेंगे, कैसे? अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स फाइंडिंग। सिंपल बातें याद रखना, ऐसे लिख लो, ज्यादा आसानी से कीवर्ड याद रहेगा। कैसे कम्युनिकेट करोगे? ध्यान रखना, अकॉर्डेंस विद, पहला ऑडिटर्स फाइंडिंग, जो ऑडिटर को ऑडिट के दौरान मिला है। भाई आप ऑडिट करोगे, एग्जामिन करोगे चीजों को, तो जो आपने देखा, जो आपने पाया, ऑडिटर्स फाइंडिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। ओके। इतनी बातें, ये कीवर्ड्स आपके माइंड में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? दो, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और रिपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। रीजनेबल एश्योरेंस फॉर व्हाट? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब सवाल यहाँ एक और आएगा आपके मन में, सर ये फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट किस चीज से फ्री होने की बात कर रहे हो? फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट में किस चीज से फ्री होने की बात कर रहे हो? वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, चाहे फ्रॉड हुआ हो, चाहे एरर हुआ हो। सर, फ्रॉड क्या होता है? सर क्या ये मिस्टेक है? बिल्कुल, इसे कहेंगे इंटेंशनल। फ्रॉड कैसा होता है? जानबूझ के। और एरर कैसा होता है? अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल। ओके, क्लियर है पूरी बातें? यस सर। ये हो गया साथियों आपका एसे 200, जिसे हम पढ़ते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है सर कि ऑडिट के बेनिफिट क्या है? ये जो ऑडिट हम करा रहे हैं, इस ऑडिट को कराने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? क्या फायदे होते हैं? कि क्या बेनिफिट्स हैं? ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट। देखो, कई सारे बेनिफिट्स हैं। सिंपल सिंपल बात मैं आपसे बोलने वाला हूं। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स बने हैं, जो भी अकाउंट्स बने हैं, क्या ये अकाउंट्स, अगर इनका ऑडिट हो जाएगा, तो ऑडिटेड अकाउंट्स आपको जो इंफॉर्मेशन देंगे, वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन होगा या नहीं? उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस और नो? जरा इधर साइड जा रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अगर इसकी ऑडिट हो जाएगी, तो ये इंफॉर्मेशन कैसा होगा? क्वालिटी इंफॉर्मेशन। ओके, तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपका ये हो गया। दूसरा, अब इसमें कई सारी बातें हैं जो अगर आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। याद भी रख लेना है, वैसे एग्जाम में बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए, पर बहुत बार पूछा भी गया है। आपको दो चार बातें ध्यान रखो। अगर ऑडिट हुआ है कंपनी का, ऑडिट हुआ है उस एंटिटी का, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो इम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरा सोचना है। ओके, हमें गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, हमें बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और हमें ना इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और हमें ना फ्रॉड के पॉइंट ऑफ से, फ्रॉड या एरर्स
क्योंकि यही सारी चीजें सबसे ज्यादा ऑडिट में फ्रॉड या एरर ही तो हमें पता करना होता है। ये 4-5 बातें ध्यान आपको रखनी है। अगर आप देखो देखो तो पहला तो हो गया क्वालिटी इंफॉर्मेशन। अगर हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के, बैंकर्स के, इंटरनल कंट्रोल के, और ये 6, इस तरीके से 6-7 बेनिफिट आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। सर अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए कि अगर ऑडिट होगा तो इंफॉर्मेशन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, जो इंफॉर्मेशन ऑडिटेड अकाउंट से मिलेगा वो ज्यादा सही होगा, राइट। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ से एम्प्लॉय डरेगा कि भैया अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। एक्ट एज ए मॉरल चेक, कैसा एक्ट करेगा, मॉरल चेक। ओके, क्लियर है पॉइंट। मॉरल चेक का मतलब गड़बड़ नहीं करना, ऑडिट होता है लास्ट में पकड़े जाएंगे, चोरी वोरी करेंगे तो। गवर्नमेंट के केस में क्या फायदा है, गवर्नमेंट ये डिमांड करती है, जैसे गवर्नमेंट आपको क्या देती है, कंपनीज को, एंटिटीज को, सर बहुत सारी सब्सिडी देती है, बहुत सारे लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं। ये लाइसेंस वगैरह के केस में, यानी आप लिख सकते हो थोड़ा हिंट के लिए, लाइसेंस, सब्सिडीज, और ये सब अगर गवर्नमेंट देगी तो उसके लिए वो डिमांड करेगी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले ले आओ, मैं देखूंगा, और वो भी ऑडिटेड होना चाहिए, वो भी ऑडिट रिपोर्ट को भी देखता है कि आप सारी चीजें फुलफिल कर रहे हो, तभी आपको प्रोवाइड करेगा। सर बैंकर्स, बैंकर्स जब भी आपको लोन वगैरह दे, बैंकर्स जब भी आपको लोन देगा तो आपकी औकात देखता है कि रिपे करने की क्षमता है या नहीं है। तो एंटिटी की रिपेमेंट कैपेबिलिटी कैसे चेक करेगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। ऑडिट नहीं है तो उसने भरोसा नहीं करने का, राइट। इंटरनल कंट्रोल की बात करो तो जब ऑडिट होगा ना तो ऑडिटर ना इस इंटरनल कंट्रोल के कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, और इनमें कुछ डिफिशियंसी जो कमियां हैं उन्हें क्या सुधारना है, सजेशंस वगैरह, ये सब मैनेजमेंट को देता है कि देखो भाई इंटरनल कंट्रोल यहाँ सही करने की जरूरत है, स्ट्रांग करने की जरूरत है, यहाँ डिफिशियंसी है, ये पॉइंट आउट करता है डिफिशियंसी। और साथ साथ फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट भी करता है। तो ये कह लो कि ऑडिट करने के ये फायदे एक एंटिटी को मिलते हैं। क्लियर हो गई बात, ये हो गया आपका बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। हमारा अगला क्वेश्चन है स्कोप ऑफ ऑडिट। भाई ऑडिट का दायरा क्या है, जैसे पुलिस है तो पुलिस का अपना काम है, इस लिमिट के अंदर काम करना, इससे बाहर नहीं जाना, सबकी अथॉरिटी है, सबका एक स्कोप है। तो ऑडिट का क्या स्कोप है, हम क्या क्या कवर करते हैं, क्या चीजें कवर नहीं कर सकते। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ ऑडिट, हमारा ये तीसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, स्कोप ऑफ ऑडिट। सर ऑडिट का मतलब आपने समझा है क्या, देखो मीनिंग नहीं बताई, सिंपल सी बातें हैं, मैंने बता दिया कि ऑडिट क्यों कराते हैं। ऑडिट का सिंपल मतलब तो पता है ना, चेकिंग, एग्जामिनेशन, ओके। ऑब्जेक्टिव, यस। बेनिफिट क्या मिलेंगे, क्लियर है। अब क्या हम ऑडिट में क्या चीजें शामिल करेंगे, क्या चीजें नहीं शामिल करेंगे, तो यहाँ पर दो बातें ध्यान में रखनी है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे जो बातें आपको याद रखनी है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखनी है। और एग्जाम में ना ऐसे कोई रट्टा मार क्वेश्चन नहीं आते हैं, केसेस आते हैं, तो आपको बस बात एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए। लैंग्वेज आईसीआई मॉड्यूल का रटने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट में, ये झूठे बहकावे में मत आना। सही बात लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, बस जनरल टर्म्स मत लिख देना। एरर्स को, फ्रॉड्स को, अब कह दो आप वहां पे मिस स्टेटमेंट की जगह पर वहां पर आप कुछ और लिखने लगो, मिस स्टेटमेंट को तो मिस स्टेटमेंट लिखोगे ना। तो जो ऑडिट की टर्मिनोलॉजी है आप वही यूज करना, बाकी सब कुछ जो एग्जैक्ट नॉलेज जो आपने सीखा है बस वही प्रेजेंट कर देना, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इज इंक्लूडेड, इसमें दो सवाल बनते हैं, व्हाट इट इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, और दूसरा आपको पता होना चाहिए व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट इट डज नॉट, मेरी राइटिंग थोड़ी कम अच्छी है,
या आपको कम अच्छी लगे या आपको दिखे ना तो मैनेज कर लेना। आई थिंक मैनेजेबल है, वर्ड समझ में आते होंगे। ओके, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूडेड, या ये क्या इंक्लूड नहीं करता है। ये दो सवाल आपको आने चाहिए। सबसे पहले, ये क्या इंक्लूड करता है, मेरी बात समझो। सबसे पहली बात, इसमें क्या क्या हम सीख रहे हैं, ये क्या इंक्लूड करता है, इसमें कौन कौन सी बातें होंगी। भाई इसमें ना सब कुछ कवर करेंगे। इट शुड कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, एंटिटी के सारे पहलुओं को, सारे एस्पेक्ट को ये कवर करेगा। लेकिन कौन से सारे, एंटिटी जो रिलेवेंट है, रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जितनी बातें रिलेवेंट हैं, जो चीजें, जो एरिया, जो कुछ भी रिलेवेंट है, वो सब कुछ इंक्लूड करेंगे। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच आर गोइंग टू बी ऑडिट, बीइंग ऑडिटेड, यानी जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना है, आप ऑडिटर हो, ऑडिट के दौरान उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, उसके लिए रिलेवेंट सारी चीजें कवर करोगे। तो स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या कहोगे, इट शुड कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी विच आर रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग ऑडिटेड। क्लियर। दूसरी बात, और क्या करेंगे सर, तो और क्या इंक्लूड करेंगे इसमें ना, जो इंफॉर्मेशन है साथियों, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको भी पता है ना कि इंफॉर्मेशन मिलता है। भाई ऑडिट करने से क्या मिलेगा, ऑडिट करने से नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा सर, इंफॉर्मेशन ही तो है सारे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। ओके, ये इसे हम सीधा सीधा लिख देते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्यों मैं गड़बड़ करूं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मिलेगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, की जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन सफिशियंट है या नहीं है, ये ऑडिट के स्कोप में आता है। आपको ये जानना है, आपको ये चेक करना है, आपको एसेस करना है कि रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर डिस्क्लोजर कम है तो क्वेश्चन रेज होगा, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है एंटिटी तो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो, रिलायबल नहीं है तो ये सारी चीजें ऑडिट के स्कोप में आती हैं, ध्यान रखना बात। तीसरी बात, मैंने अभी एक बात कही, डिस्क्लोजर, तो आप समझो कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पूरा ही लिख दूं, नहीं तो आप कहीं शॉर्टकट में कंफ्यूज ना हो जाओ। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्या आपको नहीं लगता सर ये प्रॉपर डिस्क्लोजर होना जरूरी है। कौन चेक करेगा, आप, ऑडिट के अंदर आएगा, यस। अगर मैं और आगे बात करूं, कुछ और पॉइंट्स पे बात करूं, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना क्या ऑडिट के स्कोप में है, हाँ, ओपिनियन देने की जिम्मेदारी ही ऑडिटर की है, तो ये ऑडिट के स्कोप में आता है। ऐसे 200 ने भी कहा है, दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थे, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। रिपोर्ट कैसे दोगे, अपने ओपिनियन पे रिपोर्ट दोगे, राइट, और उसे कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट अलग अलग तरीके से, राइट। चलो, ये बातें हो गई। अब बस इतना काफी है, व्हाट इट इंक्लूड्स। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब क्या हो गया, कौन सी चीजें दायरे में है, कौन सी चीजें बाहर, आउट ऑफ द स्कोप है, आउट ऑफ द कॉम्पिटेंट है। व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, अब मुझे बताओ कौन सी चीजें ऑडिट में शामिल नहीं करेंगे। सर सबसे पहले ना, मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इसकी प्रिपरेशन, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप प्रिपेयर करोगे क्या सर, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप प्रेजेंट करोगे क्या,
इसका प्रेजेंटेशन आप करोगे क्या ऑडिटर हो तो? दोनों ही गलत हैं। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन ऑडिटर नहीं करता। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करेगा, उसे प्रेजेंट नहीं करेगा, राइट? यानी ये स्कोप में नहीं है। व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। दूसरी बात, दूसरी बात सर, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई ड्यूटी, ऐसा कोई वर्क, ऐसा कोई भी ड्यूटी, ड्यूटीज विच आर आउटसाइड स्कोप ऑफ competence of auditor, competence of auditor। क्या ऐसा कोई काम आप करोगे? नहीं सर, मेरे कंपिटेंस से बाहर है। मैं ऑडिटर हूं, अगर तो मुझे ऑडिट करना आता है। मैं इंजीनियर नहीं हूं ना, मैं डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे वो चीज का नॉलेज नहीं। मैं फाइनेंशियल फिगर्स पे खेलता हूँ, तो मुझे मेरे दायरे, मेरी औकात, मेरे कंपिटेंस के अंदर जो आएगा, जिस चीज का नॉलेज मुझे है, मैं उसी का एक्सपर्ट हूँ। मैं फर्जी वाली चीजों में नहीं पढ़ता हूँ। इफ यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिक्स पे आपको कमेंट करना राइट नहीं है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है सच क्या है। आप लॉयर नहीं हो तो लॉ में कैसे जाओगे? आपको जो नॉलेज है आप उसी में रहो, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑडिटर नहीं कर सकता। ये ऑडिटर प्रोफेशनल है, कैपेबिलिटीज होती हैं, पर हर चीज के लिए काबिल नहीं होता। ठीक, तो अपनी कंपिटेंस से बाहर वो काम नहीं करेगा। आइए सर, तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? जैसे जो डॉक्यूमेंट है, अभी मैंने आपसे कहा ना, जो डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट्स को क्या ऑथेंटिकेट कर पाओगे क्या? ऑथेंटिकेशन, कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं है, सही है या नहीं है? सर बिल्कुल नहीं। ऑथेंटिकेशन का काम ऑडिटर का नहीं, वो नहीं कर पाएगा, उसकी कंपिटेंस से बाहर है। एक सवाल और है सर, क्या इन्वेस्टिगेशन आप करोगे क्या? मैं सर बोलता हूँ, मतलब आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी सर बोलता हूँ, राइट? इन्वेस्टिगेशन, क्या आप इन्वेस्टिगेशन करोगे क्या? क्या इन्वेस्टिगेशन आपके नहीं सर, ऑडिटर ऑडिट करता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। दया दरवाजा तोड़ नहीं, दया का दया से बोल के दरवाजा नहीं तोड़वाना। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, अपना बेस्ट दे के उससे बेस्ट निकालना है, बेस्ट इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। अभी थोड़ी ना उसको मार पिटैया करना शुरू कर दोगे मैनेजमेंट से कि नहीं ये इंफॉर्मेशन बताओ, बताओ, चार पुलिस वालों को लेके। ये काम आपका नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करते हो। कुल मिला के ऑडिटर क्या करता है, क्या नहीं करता है, ऑडिट के बेनिफिट क्या है, ऑडिट का मकसद क्या है, ये बातें हमने आपको बता दिया। ये आपका चार्ट तैयार होता जा रहा है, इसके पीडीएफ आप लिखते चलो तो ज्यादा बेस्ट है। बाकी पीडीएफ में ले लूंगा, पीडीएफ जैसे भी बनेगा, राइट? आइए साथियों, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक सवाल देखा होगा आपने, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जब आप साथियों पढ़ रहे थे, तो वहां आया था क्या? दो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थे एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के। क्या? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ये लाइन आपने देखी हो, रीजनेबल एश्योरेंस, एंड टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट, राइट? रीजनेबल एश्योरेंस क्यों? सवाल यहाँ पर यही बनता है कि सर, व्हाई रीजनेबल एश्योरेंस, ये क्वेश्चन है। यहाँ से मैं अगला टॉपिक अपना शुरू कर रहा हूँ। वाई, वाई रीजनेबल एश्योरेंस। अब यहीं पे आपको पता होना चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब। देखो, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है लेस देन 100% एश्योरेंस। क्या बोलेंगे इसे? लेस देन 100% एश्योरेंस, यानी आप 100% गारंटी नहीं देते हो। ये गारंटी नहीं है, ये बेस्ट है। जो मैं बेस्ट बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ, जो मैं बेस्ट से बेस्ट एश्योरेंस दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। मैंने क्या बोला? ये लेस देन 100% तो होता है, इसे आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कह सकते हो। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, ओके, इससे आप हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कह सकते हो। लेकिन क्या सर ये ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस होता है क्या?
ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब 100% एश्योरेंस। क्या ये 100% एश्योरेंस होता है? द आंसर इज नो। ये 100% एश्योरेंस नहीं होता, ये लेस देन 100% होता है, इसमें गारंटी नहीं होती। बट व्हाई नॉट? सर गारंटी क्यों नहीं हो सकती? 100% एश्योरेंस क्यों नहीं हो सकता? सवाल तो ये है। बिकॉज देयर आर inherent limitations in audit. Because there are, आप भी स्क्रबल करते चलो, there are inherent limitations, कमियां हैं कुछ। कहाँ पे? ऑडिट में, इन ऑडिट। ओके, आगे जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे तो वहां सीखोगे इनहेरेंट लिमिटेशंस इन इंटरनल कंट्रोल। और जब क्वेश्चन आए तो इधर वाला आंसर उधर, उधर वाला आंसर इधर चिपका के मत चले आना। नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में जब दो क्वेश्चन में कंफ्यूज होगे, कौन वाले पॉइंट याद आ रहे हैं कौन वाले नहीं, तो फिर वॉशरूम के चक्कर लगाते हो, कोई तो अपना मिलेगा जो हिंट कर देगा। ये मत करना। इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट की बात कर रहा हूँ, जब मैं इंटरनल कंट्रोल की बात करूंगा तो वहां आपको बताऊंगा क्या है इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। देखो पहले तो 3 बताते थे, अभी कुछ 2 सालों से आपके मॉड्यूल ने, आईसीआई मटेरियल ने 5 पॉइंट में इसको डिवाइड किया है। 5 इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं, मैं पांचों को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो, यही है हमारा यहाँ पे टॉपिक। सर सबसे पहला है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये पहला इनहेरेंट लिमिटेशन है। अब आप कहोगे ये सर कैसे? अभी समझाता हूँ, ध्यान से देखो, मतलब साथ साथ बताता चलता हूँ। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, इसका नेचर ही साथियों ऐसा है कि जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हम 100% एश्योरेंस नहीं दे पाते। कुछ कमियां हैं, हमारी एक लिमिट्स लग जाती हैं। जैसे मुझे बताओ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कौन करता है? इसकी प्रिपरेशन कौन करता है? बोलो, इसकी प्रिपरेशन में क्या ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होता है? क्या इसमें मैनेजमेंट के जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं? जजमेंट बाय मैनेजमेंट। बोलो, क्या जजमेंट बाय मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है? मतलब मैनेजमेंट के डिसीजंस इंक्लूड होते हैं, वही तो बनाता है। उसे देखना है ना भाई, कितना एस्टिमेट्स रखना है, कितने परसेंट से क्या करना है? बैड डेट्स का प्रोविजन कितना बनाना है, बहुत सारी अनसर्टेन चीजें हैं जो मैनेजमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करती हैं। तो जहां जहां इंसान के निर्णय, उनके डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं, कमियां तो होती है। रोबोट थोड़ी ना कि 100% कोडिंग हो गई है। तो क्या वहां लिमिट्स लग जाती हैं? गारंटी देने जैसा कुछ होता है? नहीं, नहीं दे सकते हो आप। इसीलिए ये पॉइंट आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। सबसे पहला इनहेरेंट लिमिटेशन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन मैनेजमेंट करता है, जिसमें मैनेजमेंट के डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। और भैया राम राम, मैं मैनेजमेंट पे तो वैसे भी पूरा भरोसा नहीं कर सकता, वो अपनी चालाकी के लिए किस कंडीशन में कैसा तैयार किया गया हो, है ना? ठीक है, इसीलिए तो हम ऑडिटर के पास गए थे। डन। सर दूसरी बात बताओ, दूसरा, हमारा जो ऑडिट हमने किया है ना, ऑडिट का एक प्रोसीजर है। हमारा जो ऑडिट करने का तरीका है, ऑडिट प्रोसीजर है, उसके भी जो नेचर है उसका, उसमें भी कुछ कमियां है ना। दूसरा कह लो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दूसरा पॉइंट हो गया। सर इसमें क्या हो सकता है जरा बताओ ना।
अब मुझे एक बात बताओ, आप कौन थे? ऑडिटर। ठीक। आप क्या ढूंढ रहे हो? सर हम ना ऑडिट एविडेंस ढूंढ रहे हैं। ऑडिट करते हो तो एविडेंस ढूंढते हो, उसे ऑडिट एविडेंस बोलते हो। ऑडिट में एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। तो आप ढूंढ रहे हो ऑडिट एविडेंस, पर ये एविडेंस आपको मिलेगा कहाँ से? बोलो। ये सर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, राइट? मेरी बात समझना, हम कहाँ से ऑडिट एविडेंस मिलता है? हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन ये बताओ, क्या मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट क्या आपको सारी इंफॉर्मेशन सही सही बताया होगा? इस बात की क्या गारंटी है? तो मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड मैनेजमेंट, ऐसे कह लो कि ये नहीं, में नॉट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन, राइट? ओके। ये सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है मैनेजमेंट ने ना दी हो, ना बताई हो। दूसरी चीज, दूसरी, ये तो हो गया पहला पॉइंट। इसके अलावा, इसके अलावा ये जो मैनेजमेंट है ना, बड़ा हरामखोर आदमी है। हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है ये जो मैनेजमेंट है ना, ये फ्रॉड को छिपा रहा हो। फ्रॉड कंसीलिंग, फ्रॉड को छिपाने में इन्वॉल्व हो। और इस फ्रॉड को ना कैसे छिपा रहा हो? बहुत ही केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जब बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल से प्लान बना के कोई चीज होता है ना, तो पकड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि टॉप के लोग ही इन्वॉल्व हैं, नीचे वाले भी इन्वॉल्व हैं, मिली भगत है। एकदम बेहतरीन, केयरफुली, एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से कंसील किया है, एकदम सोफोस्टिकेटेड मैनर में। तो भाई केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्होंने फ्रॉड को छिपाया है। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या ये डिटेक्ट कर पाओगे? गारंटी नहीं है, मिल गया तो मिला नहीं। तो इसलिए ये दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशंस है, यानी अंदरूनी पहले से बनी बनाई बाय डिफॉल्ट कमियां हैं, जिनकी वजह से हम गारंटी नहीं ले पाते, कि हमें इन पे भरोसा नहीं है। तीसरी बात, तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ऑडिट की अपनी स्कोप है, एक अपना लिमिट लगा दिया गया है। ये इन्वेस्टिगेशन वाला नेचर का नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन वाला पावर भी होता तो शायद बेहतर रिजल्ट मिलता, तो शायद हम ज्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन ले पाते, पर हमारी लिमिट है। यानी इस तीसरा हो सकता है, नॉट ऑडिट इज नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन के नेचर का नहीं है। ओके। अब इसमें क्या हो सकता है? अगर ये इन्वेस्टिगेशन नेचर का नहीं है, क्या जबरदस्ती इंफॉर्मेशन ले पाओगे? मतलब ये कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ओके। इनटू एलेज्ड रॉन्ग डूइंग, कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ है, गलत हुआ है, तो हम कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर नहीं है कि हम उसे पता लगाएंगे। ओके। हम उसे जबरदस्ती पता लगाएंगे, चार सिपाही लेके, ये काम हमारा नहीं है। इसीलिए हमारी लिमिट भी है। अच्छा, ये कितने हो गए? तीन। अभी दो इनहेरेंट लिमिटेशंस और हैं। पहला, सर टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। मुझे एक बात बताओ, मुझे सोच के बताना,
अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, फिर आपको ये वाला समझ में आ जाएगा, और लास्ट बिल्कुल इजी है। पॉइंट ये है कि जो इंफॉर्मेशन है, जैसे 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 टाइम बीतता चला जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, पुरानी इंफॉर्मेशन क्या उतनी वैलिड रहेंगी? क्या उनकी जो वैल्यू है टाइम बढ़ने के साथ, उन इंफॉर्मेशन की वैल्यू डिमिनिश हो जाती है? कि लेटेस्ट में तो नया इंफॉर्मेशन हमारे पास है, नए एविडेंसेस आए, तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन की रिलेवेंस और उसकी वैल्यू दोनों कम होने लगती है, राइट? ये बात तो कंफर्म है। अब जब इसकी वैल्यू कम होने लगती है टाइम बढ़ने के साथ साथ, तो मुझे बताओ, अब अ, उस इंफॉर्मेशन की, हाँ, एक एक बात और बतानी थी, ठीक है, ये घटने लगती है। अब मुझे एक सवाल और है, मेरे 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 मन में एक सवाल और है। ये बताओ कि जब आप ऑडिट करने चलते हो, देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, वो ठीक है, उसकी एक टाइम है, ठीक। अब आप ऑडिट करते हो, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इतने टाइम में आपके पास इतना सारा काम, इतना सारा चेकिंग करना है, तो कई बार ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप कम टाइम में ज्यादा काम करने की कोशिश करोगे? इसीलिए कम करोगे कि मुझे ज्यादा काम है, भाई पैसे भी तो कम मिलने हैं आपको, जितने मिलने हैं उतने ही तो मिलेंगे। तो आप ये कोशिश करोगे यार पैसा तो मेरा फिक्स है, पैसा तो मुझे उतना ही मिलना है, जल्दी से निपटा देते हैं। अब जब जल्दी से निपटाने के चक्कर में, या वो चीजें मतलब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो कॉस्ट और बेनिफिट के बीच में स्ट्रक होने जैसी सिचुएशन बन जाएगी, रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, कम टाइम है। अब आप या तो डिटेल में टेस्टिंग करोगे, बहुत ज्यादा और आगे बढ़ोगे, बहुत ज्यादा रिसर्च करोगे, तो उतना पैसा नहीं मिल रहा, राइट? तो टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन द रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। सर, ये भी एक लिमिटेशन ही है, हमारे पास ना वो चीजें नहीं होती, ये भी एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ रह ही जाता है, हम जल्दी से निपटाने के चक्कर में कुछ कमियां छोड़ ही सकते हैं। इसके बाद है एक फ्यूचर इवेंट। क्या है? फ्यूचर इवेंट। अब ये बताओ, क्या आप ज्योतिषी हो? क्या आप ज्योतिषी हो? ज्योतिषी कैसे लिखा जाता है? आई थिंक ऐसे, राइट? क्या आप ज्योतिषी हो? द आंसर इज नो। अगर आप ज्योतिषी नहीं हो तो फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करोगे? इसीलिए कहते हैं, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में जो कंडीशंस बनेंगी, फ्यूचर में जो कंडीशंस बनेंगी, हो सकता है उनका बड़ा गंदा वाला इफेक्ट पड़े एंटिटी पे, एडवर्सली इफेक्ट डालें, बहुत अपोजिट रिजल्ट आए उसका, राइट? तो एक बार बताओ, ये एडवर्स इफेक्ट जो एंटिटी पे पड़ेगा, कई ऐसी सिचुएशन हो सकता है ये बहुत सीरियस हो जाए, ये इतना ज्यादा सीरियस हो जाए कि इसकी वजह से जो एंटिटी है इसका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो जाए। गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क लग जाए, मैंने आपको समझने के लिए लिखा कि गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो ये बताओ आप कैसे गारंटी लोगों की सब अच्छा चल रहा है? फ्यूचर में ऐसा हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, लोग आपकी बात पे मान करके खूब सारा पैसा लगा दे, तो भैया बाद में तो हम पकड़े जाएंगे, हैं? तुमने तो कहा था नहीं, गारंटी नहीं है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दिया था, रीजनेबल एश्योरेंस दिया था, एज पर ऑडिटर्स फाइंडिंग, जो मुझे मिला, जितनी फाइंडिंग, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आई, जितना मुझे बताया गया, जितना मैंने समझा और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, उसके बेसिस पर मैंने अपना रीजनेबल एश्योरेंस दिया, राइट? ये एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, मैंने अपना बेस्ट दिया। थैंक यू। ये आपका हो गया क्या? इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। अब चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। देखो छोटी सी बातें और हैं,
जैसे मैं आपसे कहूँ कि सर ये जो ऑडिट तैयार किया जाता है, यानी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर बनाता है, ये ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पे सबमिट करेगा? मतलब हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन छोटा-सा ऐसे ही डिस्कशन के लिए, कि रिपोर्ट टू बी सबमिटेड। अच्छा, ये रिपोर्ट सबमिट किसको करेंगे? तो ध्यान से समझना, जिसने अपॉइंट किया होगा रिपोर्ट उसी को सबमिट किया जाता है। मतलब किसको? टू अपॉइंटिंग अथॉरिटीज। लॉ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज। ओके। अब इसमें अगर एग्जांपल लें, तो जैसे कंपनीज के केस में, अगर आप कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, तो कंपनी के केस में ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? सर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स। तो फिर ये ऑडिट रिपोर्ट भी किसको देंगे, किसको सबमिट करेंगे? शेयर होल्डर्स को। सर अगर बात करें फर्म की, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, तो इस केस में अपॉइंट कौन करता है? पार्टनर्स। तो जब पार्टनर अपॉइंट करते हैं तो सबमिट भी किसे करेंगे? पार्टनर्स को। डन। तो ये छोटी सी बात हो गई कि ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किसको करेंगे। अब यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी हो और वॉलंटरी? ऑडिट तो होते हैं। पहला क्या हो गया, गलत लिख दिया, ऐसे नहीं। पहले अगर मैं बात करूं मैंडेटरी, भाई बहुत सारी सिचुएशन है, केस है जहां पर ऑडिट कराना कंपलसरी है, ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा। मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए। देखो, अगर मैंडेटरी की बात करो तो इसका मतलब होता है जहां पे कंपलसरी है, मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक। अब जैसे अलग अलग भाई लॉ है, अगर वो कंपनी है पार्टिकुलर, तो कंपनी के केस में, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कुछ भी है, कंपनी है, उस केस में ऑडिट कंपलसरी है, कराना ही पड़ेगा, मतलब मैंडेटरी है। लेकिन कई सिचुएशन है जहां पर मतलब वॉलंटरी है, जहां पर उनको कराने की जरूरत नहीं है। चलिए, ओके। वॉलंटरी के केस में क्या है कि क्यों कराते होंगे? इसलिए कराते हैं कि उनको ऑडिट के बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑडिट बेनिफिट्स, जो ऊपर आपने ऑडिट के बेनिफिट्स पढ़े थे ना, उन बेनिफिट्स को पाने के लिए वो कराते हैं। गवर्नमेंट से लोन मिल जाए, अप्रूवल्स मिल जाए, बैंक से लोन सब्सिडी मिल जाए, बैंक से लोन मिल जाए, है ना, हमारे कंपनी के अंदर, सॉरी हमारे फर्म, हमारे एंटिटी के अंदर अच्छा इन्वायरमेंट रहे, और इम्प्लॉयज भी थोड़ा सा रिलायबल रहें, इम्प्लॉय भी उल्टा पुल्टा काम ना करें, डरें ऑडिट से। और ऐसे ही तमाम सारे फायदे जो ऊपर आपने पढ़े थे। तो ये इन फायदों को पाने के लिए ऑडिट कराते हैं वॉलंटरी। लेकिन कुछ हैं ये फायदे तो बात की बात है, हमारे ऊपर तो लॉ ने कहा है कि हमें कराना पड़ेगा। जैसे अगर आप बात करो किसी प्रोपराइटरशिप फर्म की, उनका अगर टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हो गया है, क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट कंपलसरी है। तो ये लॉ की बात मैं नहीं करूंगा, पर आपको पता है वॉलंटरी, मैंडेटरी, दो तरीके से ऑडिट होते हैं। सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, राइट। चलो, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, इसको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा, और ये चैप्टर लगभग इसी टॉपिक पे अब हम खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा ये पहला चैप्टर ऑडिट का, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कंप्लीट माना जाएगा। ध्यान से सुनो। इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, ये टॉपिक का नाम है, आप भी मेरे साथ स्क्रबल करना मत भूलना। इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स।
मैं एक-एक बात आपको बताऊँगा, आप चाहे पहली ही बार क्यों ना देख रहे हो वीडियो, आपके काम आएगा। ध्यान से सुनो। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एंगेजमेंट के पहले समझते हैं एंगेजमेंट क्या है? पहले मैं बात करूँगा एंगेजमेंट का। एंगेजमेंट का मतलब शादी वाले एंगेजमेंट की बात नहीं हो रही है। एंगेजमेंट का मतलब कुछ काम करने के लिए जो कुछ भी अरेंजमेंट करते हो दैट इज़ कॉल्ड एंगेजमेंट। मतलब आप कह लोगे अरेंजमेंट टू डू समथिंग, अरेंजमेंट टू डू समथिंग, कुछ काम करने के लिए जो अरेंजमेंट है, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर बना है, वो सब कुछ उसे बोलते हैं इंगेजमेंट। शादी के लिए भी अरेंजमेंट तो करते हो इंगेजमेंट में। ओके, दूसरी बात आती है, अब यहाँ पे है लिखा है क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। देखो ये तो बात की बात है क्वालिटी कंट्रोल। अभी मुझे इतना बताओ, ये जो इंगेजमेंट है ये कितने टाइप के हो सकते हैं? अलग अलग है। हमारे केस में जैसे कोई मान लेते हैं ये एक फर्म है, ये एक फर्म है, ये एक फर्म है। अब इस फर्म के अंदर क्या केवल ऑडिट का ही काम होता है? ऑडिट का काम होता है तो उसे बोलते हैं ऑडिट फर्म। पर यहाँ पर मान लेते हैं अलग अलग तरीके के एंगेजमेंट है, अलग अलग तरीके के काम हो रहे हैं। जैसे जैसे कौन कौन से काम सर, कुछ आइडिया दो। चलो मैं बताता हूँ, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर एक एक करके नहीं तरीका बताता हूँ, आसानी से हमारा चार्ट भी प्रिपेयर हो जाए। ठीक? नहीं नहीं ठीक, ठीक है, टाइम ना। चलो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं मेन मेन जो आप पढ़ने वाले हो ऑडिट, तो ऑडिट भी क्या है सर? ऑडिट भी एक तरीके का इंगेजमेंट है, ऑडिट इंगेजमेंट बोलेंगे, राइट? दूसरा जो हमारे पास है ऑडिट के अलावा क्या है, रिव्यू करना। कई बार रिव्यू के लिए हमें अपॉइंट किया जाता है, तो रिव्यू भी क्या है, एक तरीके का ये भी एक एंगेजमेंट है, रिव्यू एंगेजमेंट। ओके, तीसरा है कुछ और एश्योरेंस है जिसे हम बोलेंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी यहाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगी, उस कंफ्यूजन को मैं आपके दूर कर दूंगा, राइट? एश्योरेंस एंगेजमेंट, चलो मैं केवल एश्योरेंस लिख देता हूँ। अब ये जो है तीसरा हो गया। फिर चौथा भी है एक, वो है रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज, कुछ अदर काम आप जैसे अकाउंटिंग का काम, बुक कीपिंग का काम, ये सारे काम करते हो। तो एक ही फर्म के अंदर चार तरीके के एंगेजमेंट बने हैं, यानी चार डिपार्टमेंट हैं, अगर सिंपल सिंपल बात समझो। ऑडिट का अलग, रिव्यू का अलग, अदर एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस। इसका मतलब ऑडिट के अंदर भी कुछ लोग होंगे काम करने वाले, ऑडिटर लोग। जहां जहां ऑडिट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा ऑडिट वाले जाएंगे, रिव्यू के लिए रिव्यू वाले जाएंगे, बाकी के लिए एश्योरेंस वाले, रिलेटेड सर्विस के लिए रिलेटेड सर्विस का काम। ठीक है, सबका अपना डोमेन है। अब ध्यान से समझना, बच बहुत प्यार से मैं ये बात कहना चाहता हूँ और आप भी समझना, इस पूरे फर्म पे क्या क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है? क्या इस पूरे फर्म के काम को देख रेख में करना जरूरी है? भाई फर्म है ना, पापा जी है ना, उसके अंदर छोटे छोटे सारे डिपार्टमेंट है, तो इस पे क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यस और नो? जी बिल्कुल जरूरी है, बहुत सिंपल बात है। तो अगर क्वालिटी मेंटेन करना है तो कोई ना कोई सिस्टम का होना जरूरी है, यस सर, कोई ना कोई सिस्टम का होना जरूरी है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड का होना जरूरी है, ताकि उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें चलें। ठीक, तो इनके पास जो एक क्वालिटी को कंट्रोल करने का, सब कुछ अच्छा चलाने का,
उनका एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। और इसी पूरे फर्म के लिए फिर समझा रहा हूं, ये सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है। जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने बोला ना, जो स्टैंडर्ड्स हैं, इनके लिए सिर्फ एक स्टैंडर्ड आज तक बना है। उस स्टैंडर्ड का नाम है SQC1। SQC1। और ये SQC1 ये बात कहता है कि पूरे फर्म की क्वालिटी को कंट्रोल करना है, पूरे फर्म की क्वालिटी को मेंटेन, जिसे बोलेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आप लिख लेना अपने याद के लिए, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। एक स्टैंडर्ड केवल बना है पूरे फर्म की क्वालिटी के लिए, सिर्फ एक स्टैंडर्ड बना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे लेकिन ये तो पूरे फर्म का हो गया। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, क्या इन बच्चों के लिए कोई स्टैंडर्ड होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। यस। तो ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स होंगे उन्हें बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, यानी SA। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट आप चाहो तो लिख लो SA। जो रिव्यू काम करने वाले हैं इनके लिए भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए। इनको बोलेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। इंगेजमेंट तो सब में है ना, क्योंकि सारे इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट का मतलब अरेंजमेंट टू डू समथिंग, तो इसे बोलेंगे SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। एक होता है एश्योरेंस अदर, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, यानी SAE। इसके लिए भी रिलेटेड सर्विसेज जो लोग करते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, एक्चुरियल सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज। सर ये जो सर्विसेज होते हैं ना रिलेटेड सर्विस वाले, वो सेक्शन 144 में इन सर्विसेज के बारे में बताया गया है डिटेल में कि ये कौन कौन से सर्विस होते हैं, आपने लॉ में पढ़ा होगा। इनके लिए जो स्टैंडर्ड्स है उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRS। ये मैंने लिख दिया, फुल फॉर्म मैंने नहीं लिखा, वो आप लिख सकते हैं, राइट। ये होता है ओवरऑल इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की बात यहाँ। अब मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अलग से समझेंगे कि होता क्या है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ओके। अब मुझे जरा बताना कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल किस इंफॉर्मेशन पे, एप्लीकेबल ऑन ऑडिट ऑफ, या फिर मैं शॉर्टकट में लिख दूं किसके लिए एप्लीकेबल है सर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा। शॉर्टकट में लिखो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, FI मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब अगर हम स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट की बात करें तो क्या होगा, ये भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए ही होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट, SAEs, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ना ऑडिट और रिव्यू के अलावा जो बचता है, मैं फिर कह रहा हूँ, ऑडिट और रिव्यू जो ऊपर दो हो गए हैं ना, इनके अलावा जो कुछ बचता है वो एश्योरेंस इंगेजमेंट। अभी मैं आपको जानकारी के लिए एक बात और बताऊं कि ये तीन के तीनों ही एश्योरेंस इंगेजमेंट, पर इसीलिए जो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट SAE हैं, इनको आप इस नजरिए से लेना कि अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट। तीनों एश्योरेंस है, तीनों, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो, तो आप क्या लिखोगे, अदर देन, अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, ओके।
अब यहाँ पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन था, पर यहाँ हिस्टोरिकल नहीं होता, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव होता है, फ्यूचर, बेस्ड ऑन फ्यूचर आउटकम्स। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको सारी बातें एक एक करके बताते चलता हूँ। अब ये जो आपका स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है, ये किस पे है, इसके लिए क्या बताना पड़ेगा हमें? सर इसमें ना ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सेक्शन 144 में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रिलेटेड सर्विस हैं, उनके लिए होता है। अब हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अच्छा इनके एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं आपको। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ओके। ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के। सबसे पहले का नाम हमने रखा रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। और दूसरे का नाम हमने रखा लिमिटेड एश्योरेंस। ये दो तरीके की एंगेजमेंट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये क्या प्रोवाइड करता है सर? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। और ये सर ये ना लिमिटेड है, यानी लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस रहता है कंपैरिजन टू रीजनेबल एश्योरेंस। ये लोअर लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें एक्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने होते हैं, मतलब बहुत डिटेल में हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, एक्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ कह दें तो यहाँ पर सर थोड़े कम प्रोसीजर्स लगते हैं, कह सकते हो फ्यूअर प्रोसीजर्स। दोनों के सामने एकदम कंपेयर करके मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है सर? रीजनेबल एश्योरेंस, क्लियर है बात, ऑडिट में। और यहाँ पे क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस नहीं, यहाँ क्या होता है? यहाँ पे हमारा होता है लिमिटेड कंक्लूजन, लिमिटेड कंक्लूजन। अगर यहाँ एग्जाम्पल की बात करूं तो है हमारा ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट में क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस ही तो होता है। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये है हमारा रिव्यू एंगेज, रिव्यू एंगेज। ये हो गया आपका रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस में डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन और हम आपसे कराते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई engagement and engagement and quality control standard, quality control standard are needed। इनकी जरूरत क्यों पड़ी साहब? इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे। सबसे पहले क्यों जरूरत पड़ी, जरा सोच के बताओ, क्यों जरूरत पड़ी होगी इनकी? तो कुछ छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, जैसे क्या इंश्योर करना चाहते हो आप इंश्योर करना चाहते हो ऑडिट की क्वालिटी,
ऑडिट क्वालिटी इंश्योर करने के लिए इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड जरूरी है, क्योंकि उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर बाकी सारे काम होते हैं। एक चीज और कह सकते हो कि एक इस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क होता है, एक इस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क, और इसी के हिसाब से ही हमें ऑडिट करना होता है। सारी चीजें कंप्लाई होती है, एक अच्छा बेंचमार्क सेट होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक ग्लोबल प्रैक्टिस के हिसाब से हम अपना भी काम कर पाते हैं ऑडिट, क्योंकि भाई अगर उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारा अपना ही अलग चल रहा है, बाकी की जगह अलग चल रहा है, मतलब एक ग्लोबल प्रैक्टिस उनके हिसाब से भी हम चल पाते हैं, ग्लोबल प्रैक्टिस। तो स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो अपना मनमाना काम होगा, एटलीस्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा, तो वो बेसिक सारी चीजें वही होंगी जो बाकी लोग भी करते होंगे, राइट। और इसके बाद क्या हो सकता है भाई, इससे इंश्योर हम कर पाएंगे यूनिफॉर्मिटी, क्या इंश्योर कर पाएंगे यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। कैसा यूनिफॉर्मिटी, कि ये कैरी किया गया है, कैरिड आउट, कैसे कैरिड आउट हुआ है, फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, दीज स्टैंडर्ड्स, ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, इनको सबको फॉलो करते हुए यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के, ठीक है। बस बाकी मेरे हिसाब से हो गया, ये दो चार बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी हो गया और यूनिफॉर्मिटी हो गया, ठीक है। एक चीज और कह सकते हो, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक। ऑडिट होगा ना प्रॉपर इस तरीके से, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ऑडिट क्वालिटी के साथ साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी। ये आप कह सकते हो चार पांच बातें आपको याद रखने के लिए, कि इसी वजह से, मतलब यही इंपॉर्टेंस है स्टैंडर्ड्स की, या इस वजह से स्टैंडर्ड की जरूरत, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है एलिमेंट्स। क्या क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा हो गया दोस्तों खत्म। अ, जैसे आप चाहें तो मैं आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन फिर भी करा दे रहा हूँ, कुछ रह ना जाए। एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस इंगेजमेंट, एश्योरेंस इंगेजमेंट के एलिमेंट क्या क्या होंगे, पांच एलिमेंट है साथियों, कितने, पांच। मैं वो पांचों का नाम लिखा के आपको जल्दी से समराइज करके बता देता हूँ। सबसे पहला एलिमेंट है थ्री पार्टी रिलेशनशिप, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। दूसरा है एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, अभी मैं आपको समझाता हूँ, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, आप भी साथ साथ नोट करते चलना। तीसरा है सुटेबल क्राइटेरिया, और दो और हैं। चौथा है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आई होप आप समझ जाओगे, आप फुल फॉर्म लिख लेना। और लास्ट है हमारा रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट, मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट के ये पांच एलिमेंट हैं, एक दो तीन चार पांच, और ये पहले तो नाम आपको याद रखना है, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि पांचों का क्या मतलब होता है, कहना क्या चाहते हैं कि ये पांच एलिमेंट कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले साथियों, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, एक बात बताओ, अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करें तो तीन ही लोग तो होते हैं, कौन कौन तीन लोग, याद करो, प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर मतलब ऑडिट के केस में ऑडिटर, रिव्यू के केस में रिव्यूअर,
तो एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, हर एक पर्टिकुलर काम के लिए एक प्रैक्टिशनर है। ऑडिटर भी क्या है? एक प्रैक्टिशनर है, एक प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर है। तो सबके लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, क्योंकि एश्योरेंस एंगेजमेंट केवल ऑडिट ही तो है नहीं। एश्योरेंस एंगेजमेंट तो ये सारी चीजें हो गई, तीन तीन हो गए। तो इनके पर्टिकुलर नाम ना लेकर के मैंने क्या बोल दिया? प्रैक्टिशनर। तो इसमें थ्री पार्टी रिलेशनशिप में एक होता है प्रैक्टिशनर, जिसका मतलब आपको पता है। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब आप बताओ रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? इज रिस्पॉन्सिबल। सर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया मैनेजमेंट। अब तीसरी बात करूं, तीसरा कौन होता है? इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर। अब आप मुझे बताओ यूजर कौन है? सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके डिसीजन ले रहा है, यूजर। बैंकर, गवर्नमेंट, सब कुछ, आम पब्लिक, शेयर होल्डर, ये सब कौन है? ये सब यूजर हैं। अब दूसरा हमारा एलिमेंट है एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है वो इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? जिनको ऑडिटर चेक करेगा, टू बी एग्जामिन्ड बाई ऑडिटर, नहीं प्रैक्टिशनर। क्योंकि भाई सबके केस में तो अलग अलग नाम होगा, तो मैं क्या सब अलग अलग नाम लेता रहूं? नहीं। इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाई प्रैक्टिशनर। सर सुटेबल क्राइटेरिया क्या हो सकती है? सुटेबल क्राइटेरिया क्या हो सकती है, जरा बताओ मुझे। जैसे लॉ, रूल्स, स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स यूज करें, यही तो क्राइटेरिया है, इन्हीं के हिसाब से तो हो रहा है काम। ओके सर, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में सफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी। सर एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया? एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी। ओके, ये चीजें होनी चाहिए। रिटन रिपोर्ट के केस में क्या हो सकता है? रिटन रिपोर्ट में क्या होता है, जरा बताओ मुझे। रिटन रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? भाई इसमें एक तरीके से कंक्लूजन होता है, ठीक है। कंक्लूजन होता है जो एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू किए जाते हैं। ये एप्रोप्रिएट होना चाहिए एज पर सरकमस्टांसेस। जैसी सिचुएशन होगी वैसा रिपोर्ट जाएगा। चैप्टर 8 में आप पढ़ते हो ना, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड एंड ऑल। साथियों, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जाते जाते मैं आपको एक बार जल्दी से 1 मिनट में क्रक्स देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी से एक क्रक्स देता हूँ, याद रखने के काम आ जाएगा। मुझे जरा बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है, रिलायबिलिटी कैसे होगी? सर ऑडिटर के पास जाएंगे, ऑडिट कराएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव दो है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। बेनिफिट कई हैं। क्वालिटी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय डरा रहेगा, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी वगैरह देगा तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा। बैंकर के केस में लोन वाला पॉइंट आता है, इंटरनल कंट्रोल की डिफिशियंसी बताने में, फ्रॉड एरर्स को डिटेक्ट करने में। फिर स्कोप क्या है, क्या इंक्लूड किया जाएगा? कई सारी ऑल एस्पेक्ट जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी को चेक करने वाला, साथ साथ में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन। सर क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? अथेंटिकेशन, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन, ये इंक्लूड नहीं करते हैं। सर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों? बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। कितने हैं? 5 है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, nature of investigation, timeliness of financial reporting and decrease in the relevance with the information over time and future event। ये पांचों पॉइंट के एग्जांपल्स मैंने बताए। सर ये सारी बातें हमें पता है। मैंडेटरी होता है, वॉलंटरी होता है। मैंडेटरी रिक्वायर्ड बाय लॉ, वॉलंटरी बेनिफिट्स लेने के लिए, राइट। अच्छा, इंगेजमेंट के केस में क्या? इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। एक फर्म होती है जिसके लिए SQC 1 है, उसके अंदर ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विसेज, इनके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ऑडिट में SA, रिव्यू में SRE और एश्योरेंस में SAE और रिलेटेड सर्विस में SRS, राइट। अच्छा, इसमें एक बात आती है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट कितने हैं? 2, रीजनेबल एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस। रिजनेबल में हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, उधर लेवल लो लेवल। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यहाँ एक्सटेंटिव प्रोसीजर लगेगा, वहाँ फ्यू फ्यू प्रोसीजर्स लगेंगे, थोड़े कम लगेंगे। ओके सर, यहाँ ऑडिट एग्जांपल हो गया, वहाँ रिव्यू। ऑडिट के एग्जांपल रख देना एसएस और रिव्यू के SREs के 2 एग्जांपल रख देना, ठीक। इसकी जरूरत क्यों पड़ी मैंने आपको बताया।
एलिमेंट्स कितने होते हैं? 5। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और रिटन रिपोर्ट। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। पांचों का मतलब मैंने समझाया। साथियों, चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। एक बात कहनी थी जाते जाते, अगर सच में आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर, पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो कमेंट करना मत भूलना। अपना ओपिनियन जरूर। सच में इससे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है और मेहनत करने का मन करता है। ये कोई फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ, आपकी इच्छा है, कर सकते हो, पर अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 में